कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए देश से बाहर गए हैं। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक राहुल व्यक्तिगत वजह से देश से बाहर गए हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल अपनी नानी से मिलने इटली गए हैं। हालांकि पार्टी ने जगह के बारे में कुछ नहीं बताया है। राहुल गांधी आज पार्टी के स्थापना दिवस पर गैर हाजिर रहेंगे, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से किसानों के साथ खड़ा दिखने की कोशिश के बाद किसान आंदोलन के बीच अचानक राहुल गांधी के विदेश जाने पर विरोधियों को उन पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल के विदेश जाने पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है, आज वो इटली वापस चले गए। राहुल गांधी के विदेश जाने की खबर पर आम आदमी पार्टी ने भी राहुल गांधी पर हमला किया और गूगल मैप के बारे में बताया। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि सिंघू बॉर्डर मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आप चाहें तो हम आपको वहां का गूगल लोकेशन भेज सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हो रहे आंदोलन का समर्थन कर रही कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी के साल 2015 में लोकसभा में दिए गए भाषण का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें वो बिना बिचौलियों के किसानों के फसल की बिक्री की मांग कर रहे थे। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो किसानों के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि 2015 में राहुल गांधी किसान हित में जिन बदलावों की वकालत कर रहे थे, आज उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। कृषि सुधार कानून पर घमासान। कांग्रेस बीजेपी में तीखी तकरार। जेपी नड्डा का राहुल पर वार। राहुल का पुराना वीडियो किया ट्वीट। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कृषि सुधार कानून के विरोध का ये 32वां दिन है। सरकार से बातचीत के प्रस्ताव पर किसानों ने भी रजामंदी जताई है। किसान नेताओं ने बैठक के लिए 29 दिसंबर का दिन तय किया है और इस दौरान अलग अलग सियासी दल किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें कर चुके हैं। खासकर कांग्रेस के तेवर कृषि सुधार कानून पर काफी आक्रामक है। लिहाजा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें वो किसानों के हित के लिए काम करने की मांग कर रहे थे। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। ये फूड पार्क के पीछे सोच थी। और ये एक प्रकार से अमेठी और उत्तर प्रदेश के जो 10-12 जिले हैं, उनके मजदूरों की और किसानों की लड़ाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस वीडियो को शेयर करने के अलावा एक ट्वीट भी किया। दरअसल जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी, पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं।
दरअसल राहुल गांधी का ये वीडियो 7 मई 2015 के रोज उनके लोकसभा भाषण के दौरान का है, जब वो अमेठी से कांग्रेस सांसद हुआ करते थे। हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो। और उस वक्त राहुल लोकसभा में आलू की फसल का हवाला देते हुए एक किसान से हुई बातचीत का जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान ये बताया था कि किसानों ने उनसे कहा था कि अगर वो अपनी फसल सीधे फैक्ट्रियों में बेचेंगे तो बिचौलियों को कुछ नहीं मिलेगा और उन्हें उनकी फसल का पूरा पैसा मिलेगा। राहुल गांधी ने इसे फूड पार्क के पीछे की सोच करार दिया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर ट्वीट किया तो उसका जवाब देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में छिड़े सियासी घमासान में कांग्रेसी नेता भी राहुल गांधी के बचाव में कूद पड़े। है ना, अभी एमएसपी पक्की, जैसे जो राहुल जी कह रहे हैं, हिम्मत है तो नड्डा साहब सारे देश के लिए एमएसपी कराएं हर फसल के लिए। राहुल गांधी इनको अच्छा इतना क्यों लगता है? हाँ। जो इनको चीज अच्छी नहीं लगती वो राहुल जी पे, जो इनको अच्छी लगती है उसमें राहुल जी बाहर निकाल देते हैं। पर रहते इनके दिमाग में जैसे हर जगह आलू फिट है ना, वैसे इनके लिए हर जगह राहुल गांधी दिखता है इन्हें। दरअसल 24 दिसंबर को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कृषि सुधार कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश की थी और 24 दिसंबर को राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति को किसानों के समर्थन में 2 करोड़ हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपा था। माना जा रहा है कि राहुल के ज्ञापन पर ही बीजेपी अध्यक्ष ने उनका पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो किसानों के हित में काम करने की बात कह रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि 24 दिसंबर को सोनिया गांधी के भाषण का भी एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया था। होता क्या है? होता ये है कि किसान की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों बेची जाती है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों का हक नहीं बनता है कि उनके पैदावार की सही कीमत उन्हें मिले? क्या शहर में आम इंसान का ये हक नहीं बनता है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन्हें भी सही दाम पर मिले? ये कब संभव होगा? ये तभी संभव है जब किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी पैदावार सीधे शहर तक पहुंच सके। अपने ट्वीट में जेपी नड्डा ने लिखा था कि सोनिया गांधी भी किसानों के मुद्दे पर किसानों को गुमराह कर रही हैं। किसानों को भ्रमित करने और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने वाली कांग्रेस का सच फिर उजागर हुआ है। सोनिया गांधी जी पहले किसानों के लिए बिचौलिया मुक्त बाजार की वकालत करती थी और अब इसका विरोध करती हैं। ये कांग्रेस की मौका परस्त सोच, कम जानकारी व बार-बार बात से पलटने का प्रमाण है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कृषि सुधार कानूनों पर हो रहे विरोध पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों से इन सुधारों के विरोध में फैलाए जा रहे भ्रम के बहकावे में नहीं आने की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी साल यह कानून लागू होने के बाद रबी की 6 फसलों की एमएसपी की घोषणा की गई है, जिसमें लगभग 1.5 गुने से 2 गुने तक की एमएसपी में वृद्धि की गई है। एमएसपी खत्म करने का इरादा न इस सरकार का कभी था, न है और न आगे कभी होगा। यहां तक कि मंडी व्यवस्था भी कायम रहने वाली है। दुष्प्रचार करके किसानों को भड़काने की यह कोशिश कतई कामयाब नहीं होगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 25 दिसंबर को अटल जयंती के मौके पर कृषि सुधार कानूनों पर किसानों से सीधी बात करते हुए उनके बीच फैलाए जा रहे भ्रम पर बात की थी। मेरे किसान भाइयों बहनों, मेरे इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे
आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। कांग्रेस कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने के साथ साथ इस मुद्दे पर किसानों को और भड़काने की कोशिश करते दिख रही है। राहुल गांधी ने जेपी नड्डा के ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसानों पर एक ट्वीट जरूर कर दिया। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भभकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। बीजेपी और कांग्रेस की तकरार के बीच ये उम्मीद जगी है कि अब किसान भी इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहते हैं। किसान संगठनों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर 29 दिसंबर को 11 बजे बातचीत करने का समय मांगा था, जिसे सरकार ने मान लिया है। केंद्र सरकार ने कई दिन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा को खत लिखा और उन्होंने आमंत्रण दिया कि भाई फिर से आप चर्चा के लिए आइए। कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई सिंघू बॉर्डर में और उसमें पूरे एकमत के साथ तय हुआ कि ये सरकार का आमंत्रण स्वीकारना चाहिए और हमने भेजा है कि 29 तारीख को हम चर्चा के लिए तैयार हैं आपके आमंत्रण के अनुसार। ऐसा माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे ही सही पर किसानों का भ्रम जाल दूर हो रहा है और किसान खुद बातचीत के जरिए नए कृषि सुधार कानूनों पर समाधान निकालना चाहते हैं। पूरे देश को उम्मीद है कि 29 दिसंबर को किसानों का भ्रम जाल मिट जाएगा और वो नए साल का आगाज एक नए सवेरे के साथ करेंगे। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ देश भर के कई शहरों में किसानों ने ताली और थाली बजाकर अपना विरोध दर्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पिछले कई दिनों से डटे किसानों का भी समर्थन किया और केंद्र से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। यूपी के शामली के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में किसान इस मुद्दे पर थाली बजाते दिखाई दिए। किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने शामली के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर अपनी बात रखी। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे शहरों में भी देखने को मिली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विरोध दर्ज किया। दिल्ली के बदरपुर में एमसीडी में घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आप नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के तीनों मेयर के घर के बाहर भी विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पश्चिम बंगाल में आरपीआई और बीजेपी के बीच गठबंधन की बात कही है। आठवले ने कहा कि अगर बंगाल में उन्हें 4 से 5 सीट मिलती है तो वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक वीडियो ट्वीट कर ममता सरकार के वन मंत्री विनय कृष्ण बर्मन पर बड़ा आरोप लगाया है। विजयवर्गीय के मुताबिक ममता सरकार के मंत्री विनय बर्मन ने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि विनय बर्मन ने भीड़ के साथ मिलकर बीजेपी के जिला सचिव मनोज घोष के घर को नुकसान पहुंचाया। कैलाश विजयवर्गीय ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री ने कूच बिहार के माथाभंगा में हथियारों से लैस हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया। उन्होंने बीजेपी के जिला सचिव मनोज घोष के घर को नुकसान पहुंचाया। जब टीएमसी के मंत्री ऐसी गुंडागर्दी करेंगे तो राज्य की कानून व्यवस्था की हालत को समझा जा सकता है। शर्म करो ममता जी। ईरान की राजधानी तेहरान के पास एक इलाके में आए बर्फीले तूफान की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों से ईरान के कई शहरों में भारी बर्फबारी के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। और इसी बर्फीले तूफान ने एक इलाके में 10 लोगों की जान ले ली। इसके अलावा कई लोग अब भी वहां लापता बताए गए, जिनकी तलाश की जा रही है। सामने आई एक तस्वीर में राहत और बचाव दल की टीम अपने काम में जुटी दिखी। इसी दौरान उन लोगों के शवों को भी हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकाला गया जो बर्फ में दब गए थे। खबर है कि भारी बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हो गयी, जिससे लोगों की आवाजाही रुक गयी। पीएमसी बैंक घोटाले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वर्षा राउत से 29 दिसंबर को ईडी पूछताछ करेगा। वर्षा राउत को ईडी ने नोटिस भेजकर तीसरी बार बुलाया है। इससे पहले वर्षा राउत 2 बार स्वास्थ्य कारणों की वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हो पाई थी।
पीएमसी बैंक घोटाले में पत्नी वर्षा राउत को ईडी का नोटिस मिलने के बाद संजय राउत ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। उधर संजय राउत की पत्नी को ईडी के नोटिस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी नेता राम कदम ने इसे कानूनी रूप से सही बताया तो कांग्रेस ने ईडी पर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को परेशान करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र की सरकार पुलिस के द्वारा या अन्य अफसरों के द्वारा किस पर कार्रवाई करती है, किसी का रातों रात घर तोड़ देती है, किसी को गिरफ्तार करती है, तो वह पारदर्शी है। पर केंद्र की जांच एजेंसी यदि शिवसेना नेता के घर ईडी का नोटिस भेजती है तो वह बदले की भावना, ये किस प्रकार का इनका दोहरा मापदंड है। हमने जो अंदाज व्यक्त किया था अभी वो सही साबित हो रहा है। जोर शोर से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार के नेताओं के खिलाफ अभी ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। हम ये चाहेंगे, मांग रखते हैं मोदी सरकार से कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही आलीशान कार्यालय दिल्ली में है, ये बहुत बड़ा कार्यालय है। अब ईडी जैसी जो जांच एजेंसी है जो आपके निर्देश से काम कर रही है, उसी विपक्ष के खिलाफ काम कर रही है, इनका दफ्तर जो है अधिकृत तरीके से वो आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्थलांतरित किया जाए। पीएमसी बैंक घोटाले के संबंध में संजय राउत जी के परिवार को ईडी ने नोटिस भेजा, ऐसा कहा जाता है। मैं संजय राउत साहब से पूछूंगा, क्या आपके परिवार का कोई पीएमसी बैंक के साथ में कोई आर्थिक व्यवहार हुआ था? क्या आर्थिक व्यवहार हुआ था वो भी जनता के सामने रखे। क्या आपके पास से इस संबंध में पहले भी कोई जानकारी, कोई नोटिस आई थी क्या? यह बात भी जनता के सामने रखे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे एक लेख के बाद महाराष्ट्र में गठबंधन की महाविकास आघाड़ी सरकार के दो सहयोगी दलों कांग्रेस और शिवसेना के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। सामना में छपे इस लेख में लिखा गया है कि यूपीए की हालत किसी एनजीओ की तरह हो गई है, लिहाजा यूपीए की कमान शरद पवार जैसे सक्षम नेता को सौंप देनी चाहिए। शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की वकालत पर कांग्रेस शिवसेना पर भड़क गई। कांग्रेस और शिवसेना में छिड़े इस घमासान के बीच न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि उनके नाम को बेवजह इस विवाद में न घसीटा जाए। महाराष्ट्र में सियासी घमासान, कांग्रेस शिवसेना में छिड़ा संग्राम, शिवसेना का कांग्रेस पर वार, शिवसेना पर भड़की कांग्रेस। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल शिवसेना में सियासी घमासान छिड़ गया है। ये पूरा विवाद शिवसेना के मुखपत्र सामना के एक लेख के बाद शुरू हुआ। दरअसल शिवसेना ने सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने की सलाह देकर कांग्रेस में खलबली मचा दी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि कांग्रेस अब कमजोर हो गई है और कांग्रेस के साथ साथ विरोधी दल किसी राजनीतिक आंदोलन को धार नहीं दे पा रहे हैं। सामना में यूपीए की हालत एनजीओ से करते हुए लिखा गया कि यूपीए का नेतृत्व अब पवार जैसे सक्षम नेता को दिया जाना चाहिए। विवाद और बढ़ा तो एनसीपी के कई नेताओं ने भी माना कि फिलहाल के हालात में शरद पवार ही सबसे सक्षम नेता हैं जो विपक्ष के हमलों को धार दे सकते हैं। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। सामना में शिवसेना के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर इस हमले के बचाव में कांग्रेस का कहना है कि जो पार्टी यूपीए का हिस्सा नहीं वो यूपीए नेतृत्व के बारे में कांग्रेस को सलाह न दे। सोनिया जी का नेतृत्व सक्षम है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए के अध्यक्ष हैं और भली भांति काम है, चल रहा है। और शिवसेना तो मैं समझता हूँ कि अपना विचार रख सकती है, लेकिन ये यूपीए तय करेगी जिसके हिस्सा मैं समझता हूँ कि
शिवसेना नहीं है। शिवसेना को इस प्रकार से कांग्रेस विरोधी अभियान नहीं चलाना चाहिए, और अगर यूं ही इस तरह से अभियान चलाते रहे तो समझिए कि एक आग है और इस आग में जल के शिवसेना भस्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी समस्याएं हैं, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक खराब दौर से गुजर रहे हैं, इससे भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा घर का मामला, हमारा अंदरूनी मामला, हम इसको हल करेंगे। इसके लिए हमको शिवसेना के सलाह की जरूरत नहीं। लेकिन जिस प्रकार से शिवसेना कांग्रेस विरोधी अभियान या राहुल गांधी जी के विरोध में अभियान चलाती है, उससे साफ साफ दिख रहा है कि किसी और के कंधे पे बंदूक रख के निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच छिड़े इस विवाद पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का कहना है कि अपने लेख में संजय राउत ने शिवसेना की भी आलोचना की है और जब तक पूरा विपक्ष एकजुट नहीं होगा तब तक वो बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। आज हम यहाँ महाविकास आघाड़ी बनाकर सरकार चला रहे हैं, तो ऐसे वक्त में एक उदाहरण देश के सामने आ रहा है कि सभी अगर इकट्ठे हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सकते हैं। और उस विचारधारा को लेकर संजय राउत साहब ने कहा कि यूपीए में अभी आप देखिए कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष अभी तक तय नहीं हुए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे इस लेख पर एनसीपी नेताओं का भी मानना है कि मौजूदा हालात में यूपीए बीजेपी की तुलना में कमजोर नजर आ रही है। मोदी जी के सामने कोई ताकत उभरनी हो तो उसका नेतृत्व अगर शरद पवार करें तो ये उचित लगता है। शरद पवार जी के पीछे सांसदों के संख्या नहीं है, उसके बावजूद भी उनका अपना वज़न, उनका अपना व्यक्तित्व काफ़ी मजबूत है। और अगर वो नेतृत्व संभाल लेते हैं यूपीए का या पूरे ऑपोजिशन के ग्रुप का, तो शायद ऑपोजिशन मजबूत हो सकती है। सामना के लेख के बाद शिवसेना और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, लेकिन यूपीए और महाराष्ट्र में उसके सहयोगी शिवसेना के सियासी घमासान के बीच न्यूज 18 इंडिया संवाददाता नीरज कुमार से बात करते हुए शरद पवार ने साफ किया है कि यूपीए के अध्यक्ष पद में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने तमाम सहयोगी दलों से अपील की है कि उनके नाम को इस विवाद में बेवजह न घसीटा जाए। शरद पवार ने सामना में लिखे संपादकीय को शिवसेना का निजी विचार बताया। कांग्रेस और शिवसेना के बीच शुरू हुए इस विवाद पर बीजेपी को दोनों पार्टियों पर तंज कसने का मौका मिल गया और बीजेपी ने इसे यूपीए में बगावत करार दे दिया। कांग्रेस में तो कांग्रेसी नेतृत्व के खिलाफ बगावत हो ही रही थी, अब यूपीए के अंदर भी बगावत हो गई है। जो शिवसेना सत्ता की मलाई खा रही है महाराष्ट्र में कांग्रेस के सपोर्ट से, वो भी कांग्रेस नेतृत्व को, सोनिया जी को नेता मानने को तैयार नहीं है। क्या होगा कांग्रेसियों का? कांग्रेस और शिवसेना के बीच शुरू हुए इस विवाद पर यूपीए के एक प्रमुख सहयोगी दल आरजेडी का कहना है कि मौजूदा सियासी हालात में यूपीए नेतृत्व पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए और यूपीए और उसके सहयोगी दलों को बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। यूपीए के जो फाउंडर मेंबर्स थे वो अब एक बार साथ में बैठे हैं, व्यापक सरोकारों पे बात हो। मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण है मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरना। और ये लीडरशिप के इशू, ये बेमानी है। मैं समझता हूं कि ये चीजें तो मिनट में सेटल हो सकती हैं इधर भी। महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी बवाल पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सामना में छपा लेख एक इशारा कर रहा है। शरद पवार के जरिए सोनिया गांधी पर निशाना साधकर शिवसेना एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही है। उनका मानना है कि शिवसेना महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की दखल अंदाजी कम करना चाहती है। इसके साथ साथ वो कांग्रेस पर निशाना साधकर उसे बैकफुट पर करना चाहती है। कांग्रेस और एनसीपी की आपसी कलह से शिवसेना को फायदा मिलेगा। अगर यूपीए में शरद पवार मजबूत होंगे तो शिवसेना को महाराष्ट्र में फायदा मिल सकता है।
इस विवाद के बीच ये खबर भी आ रही है कि सोमवार को शरद पवार दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन उनके दिल्ली दौरे का मकसद क्या है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल यूपीए में शामिल कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के साथ मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार चला रही है। लेकिन महाराष्ट्र में शुरू हुए सियासी घमासान के बाद सूबे के सियासी समीकरण किस तरह बनते या बिगड़ते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। मध्य प्रदेश के दतिया से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें जेल में बंद हत्या का एक आरोपी अपने जन्मदिन का जश्न मनाता दिखाई दिया। इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया, क्योंकि जेल के अंदर हत्या की उस आरोपी ने एक नहीं बल्कि कई केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। तस्वीरों में दिखा कि केक काटने के दौरान उसके दोस्त उस पर लगातार फूलों की बारिश भी करते रहे। जेल के बाहर उसके कई दोस्त भी दिखाई दिए, जिन्होंने वहां जमकर मस्ती भी की। इसके बाद वो आरोपी अपने दोस्तों को केक खिलाता भी नजर आया। जेल के अंदर जन्मदिन के जश्न की ये तस्वीर जल्द ही पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद जिला प्रशासन की नींद टूटी। सर के हिसाब से अगर घटना है तो फिर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। खबर है कि जेल प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के फिरोजाबाद में एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। महिला का दावा है कि आरोपी पड़ोसी पहले भी कई बार मारपीट कर चुका है, लेकिन इस बार तो उसने हद पार कर दी और एक जोरदार लात मारकर महिला को बीच सड़क पर गिरा दिया। सड़क पर गिरी महिला ने किसी तरह खुद को संभाला और वहां से निकल गई। इससे पहले मकान के गेट के पास भी दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक हाथापाई हुई। हंगामे और मारपीट के बीच काली टी शर्ट पहने एक हमलावर बीच सड़क पर अपने तेवर दिखाता नजर आया, जबकि उसके ठीक पीछे भी दो लोग आपस में लड़ते दिखे। इसी बीच काली टी शर्ट पहने आदमी पर अचानक डंडे से हमला हुआ, जिसके बाद उसने भी उसी डंडे से पलटवार किया। बाहर खींच के लाए, सड़क पर मारा, मेरे पति को मारा, मेरे लड़के को मारा। इस मारपीट के समय कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़ रहे दोनों पक्ष के लोगों को शांत करवाते दिखे। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बल को आज बड़ी कामयाबी मिली। राज्य के अलग अलग इलाकों से 6 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने बडगाम से एक एसपीओ समेत 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। ये एसपीओ कुछ दिन पहले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ गया था और इसके साथ 3 आतंकी और पकड़े गए। बताया गया कि ये लोग एक गाड़ी से जा रहे थे, तभी ये पुलिस वालों के हाथ लग गए। पकड़ा गया एसपीओ अल्ताफ हुसैन कुछ दिन पहले ही AK-47 राइफल के साथ लापता हो गया था। इसके बाद वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ गया था। इन लोगों के पास से काफी हथियार भी बरामद किए गए, जबकि जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगाया और 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। पुंछ के मेंढर इलाके में मिले इस ठिकाने से सेना ने 6 हथगोले और कुछ आपत्तिजनक पोस्टर भी बरामद किए। सेना को मिली खुफिया जानकारी के बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सुरक्षा बल को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसके बाद जंगल में बने आतंकवादियों के इस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कार शोरूम में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हो गया। इस हादसे की खबर मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन उससे पहले उस इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगते ही आसपास की इमारतों से लोग बाहर निकलकर सड़क पर जुटने लगे। शोरूम से निकल रहे धुएं के गुबार को देखकर लोगों में खौफ भर गया, जिसके बाद दमकल के कर्मचारी वहां पहुंचे और बिना वक्त गंवाए आग बुझाने में जुट गए। दमकल कर्मियों ने चारों तरफ से पानी की बौछार कर आग को दूसरी इमारतों में फैलने से बचा लिया। लगभग 10 गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जो है आग को पूरी तरह बुझा दिया। गनीमत रही कि कोई भी आदमी इस आग की चपेट में नहीं आया, लेकिन आग बुझने तक शोरूम का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। महाराष्ट्र के संगोला से ये ट्रेन पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए जाएगी। इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस ट्रेन के जरिए किसानों की फसल पहुंचाई जाएगी। भारत सरकार फल और सब्जियों के किराए में 50% सब्सिडी भी देती है। दिल्ली के करोलबाग इलाके में मोबाइल फोन की एक दुकान और उसके गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान और गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस इमारत में आग लगी उसके आसपास कई और मकान भी थे। इलाके के लोगों ने तुरंत इसकी खबर दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए।
आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल की 4 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि जब तक आग को पूरी तरह बुझाया गया तब तक दुकान में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो चुका था। अच्छी बात ये रही कि कोई भी आदमी इसकी चपेट में नहीं आया। नापाक पाकिस्तान की एक और चाल सामने आई है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एलओसी पर तनाव बढ़ाने की साजिश रच रहा है। ये बात सेना के एक शीर्ष कमांडर ने कही है। सेना की 15वीं कोर के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि पीओके में लॉन्च पैड पर 200 से 250 आतंकवादी मौजूद हैं जो घुसपैठ की फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी घुसपैठ के लिए खराब मौसम का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सुरक्षा बल आतंकवादियों के मंसूबे नाकाम करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से इजराइल में तीसरी बार लॉकडाउन लगा दिया गया। इजराइल में लोगों को बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है और इसका असर ये हुआ कि तेल अवीव समेत दूसरे शहरों में सन्नाटा पसर गया। समंदर किनारे भी शाम उदास दिखी। देखते ही देखते पार्क और शॉपिंग मॉल खाली हो गए। बाजारों में दुकानदार अपना सामान समेटते दिखे और धीरे धीरे दुकानों के शटर डाउन हो गए। होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के बाद वहाँ सफाई अभियान चलाया गया। सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थमे हुए दिखे। I believe this should be right until we have everyone get a vaccination. हालांकि लॉकडाउन लागू होने से पहले सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार और बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। ये सभी लोग खरीदारी कर घर लौटने की जल्दबाजी में दिखे। लखनऊ में बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के पास बड़ा हादसा हो गया। मोटरसाइकिल और कारों को लेकर जा रहे कंटेनर में भीषण आग लग गई, जिसमें मोटरसाइकिल और कार जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी इसकी वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये आग इतनी भीषण थी कि उसने पल भर में ही पूरे कंटेनर को अपनी चपेट में लिया। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के कटरा में मौसम की ताजा बर्फबारी हुई है। वैष्णो देवी भवन और आसपास के इलाके में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी देख श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे। बताया गया कि शाम को बर्फबारी शुरू हुई, जिसके कुछ घंटे बाद कई फीट बर्फ वहां सड़कों पर जम गई। इस बीच मौसम विभाग ने घाटी में अगले 3 दिनों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। तो कटरा में बर्फबारी हुई है और इस बीच वहां पर हेलीकॉप्टर सेवा को भी रोका गया है। वैष्णो देवी भवन परिसर में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 3 दिनों तक इस तरह का मौसम बना रहेगा। तो कटरा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर कल शाम को बर्फबारी हुई है और ताजा बर्फबारी के बाद वहां पर हेलीकॉप्टर सेवा को रोका गया है। ये सीजन की पहली बर्फबारी है। वैष्णो देवी भवन और आसपास के इलाके में भारी बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बनाए गए इग्लू यानी बर्फ के मकान पर्यटकों को काफी पसंद आ रहे हैं। ये बर्फ के मकान मनाली के ही कुछ युवाओं ने अपनी मेहनत से तैयार किए हैं, जिनके बाहर पर्यटक फोटो खिंचवाते दिखे। साथ ही उनका गुंबद की तरह बने बर्फ के मकानों में रहने की हसरत भी पूरी हो गई। हमको नहीं मालूम था कि यहाँ पे ऐसा कुछ इग्लू हम लोग को एक्सपीरियंस करने मिलेगा। कुछ लोग तो पहाड़ी ड्रेस पहनकर इन पलों को कैमरे में कैद करते दिखे, जबकि कई लोग बर्फ की सफेद चादर पर मस्ती करते नजर आए। इसके अलावा वहाँ नए इग्लू यानी बर्फ के मकानों को बनाने का काम भी लगातार जारी है, जिसके लिए वहाँ गिरी बर्फ को इकट्ठा किया गया। अपना यहाँ पे मनाली आके सपना साकार हो रहा है। तैयार होने के बाद बर्फ काटने वाली मशीन की मदद से इनके अंदर जाने का रास्ता बनाया गया।